हेलो बच्चों, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आपको और स्क्रीन आपको विजिबल है। बताइए एक बार, कंफर्म कीजिए एम आई ऑडिबल और स्क्रीन विजिबल है या नहीं। यस सर, ऑडिबल है। चलो, बाकी टाइम अपना माइक आपको ऑफ रख रहे हैं और जब कोई क्वेरी होगी तभी अपना माइक ऑन करना है आपको। तो ये चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर ग्रुप 2 के बच्चों के लिए। और ये बेटा कम से कम 4-5 क्लासेस में लगेगी आपकी, और इन 4-5 क्लासेस में चैप्टर आपको कंप्लीट होगा। तो अभी आपकी 4-5 दिन लगातार क्लासेस हैं जिसका टाइम डेली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे और फिर धीरे धीरे इसके प्रैक्टिकल पार्ट को कवर करेंगे। आफ्टर दी क्लास इसका रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेम क्लास आपको मिल जाएगी। किसी वजह से क्लास मिस होती है कभी तो आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करना है, तो ध्यान रखना माइक ऑफ करना है। शायद सचिन का माइक ऑन है। नो। चलो ठीक है, ओके। सागर बेटा माइक ऑन होगा तो माइक ऑफ कर लेना। आइए, तो सबसे पहले बेटा इंश्योरेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है। फर्स्ट ग्रुप में आपने इंश्योरेंस क्लेम्स पढ़ा है। इंश्योरेंस क्लेम में आपने ये सीखा था कि अगर कोई बिजनेसमैन है और उसने इंश्योरेंस क्लेम करा रखा है स्टॉक का, ठीक है, या लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी उसने ली है, तो वो अपने क्लेम की कैलकुलेशन किस तरीके से करेगा, राइट। तो फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या करा था, जो बिजनेसमैन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसकी अकाउंटिंग सीखी थी। ग्रुप 2 में क्या करना है, हमने हमने इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही है, जो क्लेम पे कर रही है, वो अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेगी, राइट। तो सबसे पहले इसका थ्योरी पार्ट है बेटा, इसके बारे में बात करते हैं। तो लिखना है इसके बारे में। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर वन पार्टी known as insurer undertakes to indemnify indemnify the specific losses suffered by the other party known as insured in consideration of payment of premium in consideration of payment of premium। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, इसमें दो लोग होते हैं। एक पार्टी वो है जो इंश्योरेंस दे रही है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी कंपनी वो है जो इंश्योरेंस ले रही है। दूसरी पार्टी वो है जो इंश्योरेंस ले रही है, ठीक है। सपोज जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि पर्सन है, मिस्टर एक्स है, और सपोज सर LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। मिस्टर एक्स जो है वो क्या करता है, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है, टेक्स लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है। और इसके बदले में ये क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, पेज प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है सर, प्रोवाइड्स क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इसे क्लेम प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्लेम कब देगी, अगर क्लेम में कोई मैच्योरिटी पीरियड होगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो वो मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद क्लेम दे दिया जाएगा। या अगर इस पर्सन की उस मैच्योरिटी पीरियड से पहले डेथ हो जाती है
तो डेथ के बाद, तो डेथ के टाइम में उसका जो नॉमिनी होगा उसको इंश्योरेंस क्लेम दे दिया जाएगा। तो इसमें जो मिस्टर एक्स है बेटा, इसको इंश्योर्ड बोला जाएगा, ठीक है, इसको इंश्योर्ड बोला जाएगा। और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसे इंश्योरर बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? इंश्योरर। तो इंश्योरेंस देने वाला जो होता है, इंश्योरेंस देने वाला जो होता है उसको बोलेंगे इंश्योरर। और जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड हो गया है। जैसे आपके पेरेंट्स ने अगर कोई पॉलिसी ले रखी है तो आपके पेरेंट्स को इंश्योर्ड बोला जाएगा, और जिस कंपनी से लिया हुआ है बेटा उसे इंश्योरर बोलेंगे, राइट। तो होता क्या है कि जो इंश्योर्ड होता है वो इंश्योरर को प्रीमियम पे करता है, और वो जो प्रीमियम होता है बेटा, वो प्रीमियम उस कंपनी के लिए इनकम बन जाती है, ठीक है। वो जो प्रीमियम होगा वो उस कंपनी के लिए इनकम बन जाएगी, ठीक है। आगे लिखते हैं इसमें, द प्रीमियम अमाउंट constitutes constitutes income to the insurance company। इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो इंश्योरर है उस इंश्योरर के लिए ये इनकम बन जाती है। इंश्योरर के लिए क्या बन जाती है? ये इनकम, इनकम बन जाती है, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी generates profits when, इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट कब होगा बेटा? प्रॉफिट तब होगा जब उसको जो ये प्रीमियम मिला है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ अदर इनकम होती है। इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रिंसिपल इनकम होती है बेटा वो तो प्रीमियम होती है, तो वो प्रीमियम कमाती है, उसके अलावा अदर 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 इनकम भी कमाती है, ठीक है। वो अदर इनकम क्या होती है धीरे धीरे आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। कुछ बेसिकली क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इनको इनकम आती है। अगर प्रीमियम ऑफ अदर इनकम इनकी ज़्यादा होती है किससे? जो क्लेम्स इन्होंने पे करे, इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन पे किया, और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अगर प्रीमियम और अदर इनकम ज़्यादा होती है इन खर्चों से, तो इस सिचुएशन में ये प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है। अगर ये अमाउंट ज़्यादा होगी, सपोज ये अमाउंट है 100 करोड़ और ये अमाउंट है सपोज मान लीजिए 20 करोड़, तो इस सिचुएशन में सर 80 करोड़ का प्रॉफिट क्या होगा? जनरेट होगा, राइट। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। जो भी हम करेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। वेटेज कितना है सर? तो बेटा ग्रुप 2 के लिए बैंकिंग कंपनी और बिजली कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, नॉर्मल इन तीनों में से किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन आता है, और उसका वेटेज मैक्सिमम 8 मार्क्स का रहता है, मैक्सिमम 8 मार्क्स का, ठीक है। तो बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस, इनमें से किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें मेजर चांसेस हैं कि बैंकिंग या इंश्योरेंस से ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत आसान चैप्टर है। इतना लिख लेंगे, जब हो जाएगा तो फिर आपने मुझे बताना है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई गेस ये कर लिया है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा हमारे लो पास, सर, एक मिनट। कर लो कर लो।
डन सर। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटे। अब यहाँ से हमारे पास आता है टाइप, क्या क्या होते हैं इसके टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है बेटा? तो इंश्योरेंस को हम दो वैरायटी में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। पहला इसमें होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा बेटा आपका इसमें होता है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, दो तरीके का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि ये इसमें कोई पर्सन अपनी लाइफ को क्या करता है, इंश्योर करता है। इसको लाइफ एश्योरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में कंफर्म होता है, लाइफ इंश्योरेंस में कंफर्म होता है कि क्लेम अराइज होगा, क्लेम अराइज होगा और कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। कैसे सर इसमें होता है कि क्लेम अराइज होगा ही होगा? क्योंकि जिस पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, जिस पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, ये कंफर्म है कि उस पर्सन की डेथ होनी होनी है ना, या तो पर्सन की डेथ होगी या उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, उसका मैच्योरिटी पीरियड उसका पूरा हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में डेफिनेटली कंपनी को क्लेम पे करना ही पड़ता है, चाहे मैच्योरिटी पे चाहे उस पर्सन के डेथ पे। लाइफ के अलावा बाकी जो इंश्योरेंस होते हैं उसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। और जनरल इंश्योरेंस में बेटा आपके कौन कौन से आते हैं इसमें? जैसे एक आपका आता है फायर इंश्योरेंस, किसी बिजनेसमैन ने कराया कि अगर दुकान वगैरह में आग लग गई तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाया। मरीन इंश्योरेंस, मरीन का मतलब होता है बेटा, सपोज ये शिप के केस में होता है ना, पानी का कोई जहाज है, अगर वो शिप डैमेज हो जाती है तो उसके लिए कराते हैं मरीन इंश्योरेंस। और इसके अलावा होते हैं मिसलेनियस, बाकी जो बचे वो आपके इसमें आ जाते हैं, जिसमें थेफ्ट कहा जाता है आपका, और मोटर व्हीकल कहा जाता है। ठीक है, मेडिकल पॉलिसी वगैरह जो होती है वो सारी इसमें आ जाती है। ओके जी। जनरल इंश्योरेंस में क्लेम अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे किसी बिजनेसमैन ने अगर 1 साल के लिए फायर इंश्योरेंस कराया, तो जरूरी नहीं है कि आग लगेगी ही और इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना ही पड़ेगा। सर जरूरी नहीं है, क्लेम अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जनरल इंश्योरेंस में गारंटी नहीं है कि कंपनी को क्लेम पे करना ही पड़ेगा। गारंटी इन द सेंस की मतलब श्योरिटी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना ही पड़ेगा। जबकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये कंफर्म है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना ही पड़ेगा, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ एश्योरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बट जनरल इंश्योरेंस में क्लेम अराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राइट, तो मिस्टेरियस में कौन कौन से आते हैं? अगर आपने चोरी के लिए करवाया इंश्योरेंस, उसके लिए। आपने कोई कार खरीदी, उसका आपने करा दिया इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है या डैमेज होता है तो। मोटर व्हीकल खरीदा, उसके लिए इंश्योरेंस करवाया, तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती है। इसको भी लिख लेंगे, जब हो जाए तो बताना। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो स्टार्टिंग की क्लासेस में बेसिकली हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इंडिया में कुछ एग्जांपल दो कि जो लाइफ बेसिकली मतलब इंश्योरेंस करती हैं उसकी कंपनियां कौन कौन सी है ना, तो एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, तो सर एक तो सबसे पहले इसमें आती है सबसे बड़ी कंपनी, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी कंपनी यही है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके अलावा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी के पेरेंट्स पॉलिसी वगैरह का भी काम करते हैं, तो उसके बारे में पता होगा आपको। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI की भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और उसके बाद आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है बेटा वो बैंक होती है ना।
ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बैंक की होती है, जैसे HDFC भी एक बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक बैंक है। बस जैसे LIC है, LIC बैंक नहीं है और मैक्स लाइफ भी एक बैंक नहीं है। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बैंक होती है। ऐसे अगर मैं आपसे जनरल इंश्योरेंस के एग्जाम्पल पूछूं, एग्जाम्पल ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। और इंडिया में बेटा जो इंश्योरेंस का सेक्टर है ना, ये ध्यान रखना, इसमें अभी बहुत ग्रोथ का चांसेस है, क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस करवाते हैं। मतलब पॉपुलेशन का बहुत कम बेसिकली हिस्सा ऐसा है जो बेसिकली इंश्योरेंस करवा रहा है। तो इस सेक्टर में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और जो LIC है, LIC के बारे में तो ये भी सुनने को आ रहा है कि गवर्नमेंट इसके शेयर्स इशू करने जा रही है। अब वो कब इशू करेगी उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जब भी इस कंपनी के शेयर्स इशू होंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बहुत हाई प्राइस पे इसको लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत कम लोग बेसिकली इंश्योरेंस आज के टाइम में करवाते हैं। मतलब अभी भी पॉपुलेशन का बहुत छोटा हिस्सा है जो इंश्योरेंस करवाता है। अगर मैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करूं तो रिलायंस है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस। इसके अलावा एक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आता है, SBI, GIC का मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में पाए जाते हैं। इसको भी लिखें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे आता है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो जो लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी आपको मिलती है उसके क्या क्या टाइप होते हैं बेटा, क्या डिफरेंट वैरायटी होती है इसमें? बहुत सारी वैरायटी है। इसमें पहले आती है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने एक बार ली, किसी पर्सन ने एक बार ली और वो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, और जैसे ही उस पर्सन की डेथ हो जाती है उसके नॉमिनी को क्लेम मिल जाता है। तो जिसने पॉलिसी करवाया है उसको उस पॉलिसी अमाउंट का बेनिफिट नहीं मिलता, उसके डेथ के बाद उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को दे देते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा? होल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। तो इसमें जो पॉलिसी अमाउंट होगा इज पेबल ऑन डेथ ऑफ पर्सन। ठीक है, डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ पे पैसा दिया जाता है। दूसरी इसमें आती है प्यारे बच्चों एंडोमेंट पॉलिसी। दूसरी क्या होती है सर? एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। अगर मैच्योरिटी पीरियड तक इंश्योर्ड पर्सन जिंदा रहता है तो उसको पॉलिसी का अमाउंट दे दिया जाएगा, उसको क्लेम दे दिया जाएगा। और अगर मैच्योरिटी पीरियड से पहले उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो अमाउंट दे दी जाती है। ठीक है, तो पॉलिसी अमाउंट इसमें कब पे करेंगे हम? इज पेड ऑन डेथ और एक्सपायरी ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। एक्सपायरी ऑफ मैच्योरिटी पीरियड whichever is अर्लियर। ठीक है, दोनों में से जो पहले होगा बेटा उसमें पेमेंट वगैरह उसको दे देंगे। फिर ये जो एंडोमेंट पॉलिसी भी होती है ये भी दो टाइप की होती है। ये जो एंडोमेंट पॉलिसी होगी इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होती है आपकी विथ प्रॉफिट और दूसरी होती है बेटा विदाउट प्रॉफिट। विथ प्रॉफिट में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर के साथ बांटती है। इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा
पॉलिसी होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जबकि विदाउट प्रॉफिट में क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है और आपको एक अमाउंट, जब आप पॉलिसी लोगे एक अमाउंट आपको बता दिया जाता है, वही अमाउंट बेसिकली डेथ होने पर या कह सकते हैं कि मतलब मैच्योरिटी होने पे पे होता है। जबकि विथ प्रॉफिट वाले में क्या होगा, जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो तो मिलेगा मिलेगा, प्लस साथ में बोनस मिलेगा। और वो बोनस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन दिस केस इंश्योरेंस कंपनी pays bonus in addition to insured amount। जो अमाउंट इंश्योर करिए बेटा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बोनस भी मिलता रहता है। ठीक है, इसमें सर कोई बोनस नहीं मिलता, केवल क्या मिलेगा, केवल जो इंश्योर्ड अमाउंट है वही मिलेगा। राइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंडोमेंट पॉलिसी का मतलब जिसमें क्लेम कम मिलेगा, या तो डेथ हो जाएगी या पीरियड एक्सपायर होगा, विच एवर इज अर्लियर। और एंडोमेंट पॉलिसी दो तरीके की होती है, विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट। विद प्रॉफिट में कंपनी पॉलिसी होल्डर के साथ अपना प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जबकि विदाउट प्रॉफिट वाले में कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, प्रॉफिट शेयर नहीं करती है। इसको लिखें, जब हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? सर एक सेकंड। चलो, हो गया। बड़े बेटा आगे कंप्लीट। यस सर। चलिए, उसके बाद बेटा मैंने बताया कंपनी बोनस पे करती है, तो बोनस के बारे में भी नोट डालेंगे। कंपनी बोनस कैसे देती है, बोनस तीन तरीके से दे सकती है। एक तो होगा बोनस पेड इन कैश। कंपनी बोनस क्या करती है सर, कैश में दे देती है। ठीक है, कंपनी जब भी अपना प्रॉफिट अकाउंट कर लेती है, प्रॉफिट को डिक्लेयर करती है, और जिस भी ईयर में बोनस को डिक्लेयर करेगी तो पॉलिसी होल्डर को उस ईयर बोनस कैश में दे दिया जाएगा। तो पॉलिसी होल्डर के पास चेक वगैरह आ जाते हैं, या उनके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पहला होता है कि बोनस कैश में मिल जाता है। दूसरा होता है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। इसमें क्या होता है, कंपनी कैश में बोनस नहीं देती, लेकिन फ्यूचर में जो प्रीमियम पे करना होता है पॉलिसी होल्डर के द्वारा, कंपनी उस प्रीमियम को क्या कर देती है, उस प्रीमियम को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, कंपनी कहती है कि भाई देखो ऐसा है, आपको इतना बोनस बनता है, लेकिन ये बोनस हम आपको कैश में नहीं दे रहे हैं, आपने जो फर्दर प्रीमियम देने हैं उस प्रीमियम में से हम इतना अमाउंट माइनस कर देंगे, अब आपको हमें कम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये होता है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। ठीक है सर, तो पहले वाले केस में बोनस कैश में दे दिया, आगे के प्रीमियम पूरे पूरे देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बोनस कैश में नहीं मिलता और फ्यूचर प्रीमियम को रिड्यूस कर दिया जाता है। और तीसरा बेटा क्या होता है, बोनस ऑन मेच्योरिटी। बोनस ऑन मेच्योरिटी, इसमें क्या होता है, जो बोनस आपका होगा वो पॉलिसी पीरियड के दौरान आपको नहीं मिलता है, वो आपका एक्यूमुलेट होता रहता है,
और जब भी आपकी पॉलिसी खत्म होती है, पॉलिसी खत्म होने का मतलब है या तो जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आपका खत्म हो गया, राइट, या उस पर्सन की डेथ हो गई है, तो उस टाइम पे सारा एक्यूमुलेटेड बोनस दे दिया जाता है, राइट, नोन एज रिवर्सरी बोनस। इसको रिवर्सरी बोनस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये लिखा है मैंने रिवर्जन, रिवर्जनरी बोनस, रिवर्जन है पहले, नॉट रिवीजन, रिवर्जन, REVRSIONARY। तो तीन तरीके से बोनस को दे सकती है, या तो बोनस बोल दे कि कैश में ले लो, जिस ईयर में डिक्लेयर हुआ उसी ईयर में, या बोले कि कोई कैश नहीं मिलेगा, फ्यूचर प्रीमियम को रिड्यूस कर दिया जाएगा, और तीसरा होता है कि बोनस को मैच्योरिटी में दे दिया जाता है, ठीक है। तो जब पॉलिसी सेल करते हैं, तो जब इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी सेल करती है थ्रू एजेंट्स, तो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से लिखा होता है कि अगर विद प्रॉफिट वाली पॉलिसी है तो उसमें बोनस का मोड क्या रहेगा, वो पहले से ही मेंशन होता है, ठीक है। तो बोनस तीन तरीके से दे सकती है, ध्यान में रखना है। तीसरा बेटा यहाँ से जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो होता है एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये टाइप बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें पहले बताया था मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट इसका वो था होल लाइफ पॉलिसी, सेकंड बताया था आपको मैंने एंडोमेंट पॉलिसी, और तीसरा उसके बाद आया है आपका यहाँ से दैट इज एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट। एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में एक एज के बाद, जैसे पर्सन एक एज रिसीव कर लेता है, ठीक है, उसके बाद लाइक पेंशन, उसके पास हर महीने या हर ईयर पैसे वगैरह आने लगते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं सर, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, राइट। अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पैसे वगैरह मिल जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर अ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज के बाद एनुअल अमाउंट जो होगी सर पे की जाती है टू बेनिफिशियरी। अगर वो पर्सन खुद जिंदा है तो उसको पेमेंट मिल जाएगी, अदरवाइज उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और चौथा इसमें आता है सर आपका मल्टीपल बेनिफिट पॉलिसी। मल्टीपल बेनिफिट में जो मैंने तीन पॉलिसी आपको ऊपर बताई, इसके बेनिफिट को मिक्स कर देते हैं, इसका मिक्सचर बना देते हैं, बोल देंगे कि ऑप्शन दे देंगे आपको, बोनस कैश में लेना है तो कैश में ले लो, फ्यूचर प्रीमियम कम करना है तो कम करवा लो, या क्या नाम है, जब पॉलिसी मैच्योर होगी तब सब बेसिकली पैसा ले लेना, या एक टाइम के बाद आपके पास कैशबैक आना स्टार्ट हो जाएगा, एक फिक्स पेमेंट आपके पास आने लगेगी, तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन उसको दे दिया जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट पॉलिसी क्या होता है सर, ये बेसिकली मिक्स होता है 1 1 2 3 का, ठीक है। तो ये चार टाइप की होगी हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। इतना करें पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब बेटा हो जाए तो बताना। चलो जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से अगला मुद्दा आता है हमारे पास, स्टेटमेंट कौन कौन से बनते हैं इसमें, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो बेटा इसमें दो काम किया जाएगा। पहला काम किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
अगर हम ये जानना चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, तो उसके लिए हम इसमें दो चीज़ें बनाते हैं। इसके लिए एक तो बनता है बेटा आपका रेवेन्यू अकाउंट, जिसको हम और डिफरेंट नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज इसको पॉलिसी होल्डर अकाउंट, पॉलिसी होल्डर अकाउंट या टेक्निकल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और दूसरा बेटा इसमें जो बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक बनेगा रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम शेयर होल्डर्स अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम शेयर होल्डर्स अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा बेटा इसमें बनती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरी बनती है इसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कुछ नहीं है सर, ये बैलेंस शीट है। राइट। अब जैसे मैंने बताया कि ग्रुप 2 में आपका 50 नंबर का 50 नंबर का आपका सर ये सब्जेक्ट है ना। कंपनी अकाउंट 50 मार्क्स का है, तो इसका क्वेश्चन जो आएगा वो मैक्सिमम 7 to 8 मार्क्स का आता है। तो एक ही क्वेश्चन में सर ये सारी चीजें पूछ लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका भी एक लंबा चौड़ा सर क्या है, पूरा फॉर्मेट है, और इसका सर एक लंबा चौड़ा फॉर्मेट है। और ये दो फॉर्मेट बनाने से पहले भी एक वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनती है, जो भी हम करेंगे आज की क्लास में। तो इससे पहले भी एक सरप्लस निकालने के लिए एक फॉर्मेट बनता है, वो होता है, और फिर बैलेंस शीट बनती है जिसके फिक्स फॉर्मेट है। तो इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट हम बनाएंगे वो सर डिफरेंट है। हम नॉर्मल कंपनी के केस में जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक नॉर्मल कंपनी के लिए जो बैलेंस शीट बनाते हैं, वो फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, इसका इसका अलग फॉर्मेट है। तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें ये तीनों चीजें पूछ लें, तीनों मतलब रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता और ना आएगा। क्योंकि आएगा तो इसके फॉर्मेट ही इतने बड़े बड़े हैं कि उसको मेमोराइज करना बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसको मेमोराइज करना ही बेसिकली पॉसिबल नहीं है। अब एग्जाम सर अगर ऑनलाइन होता है ना, एग्जाम सर अगर ऑनलाइन होता है फिर तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। और अगर एग्जाम एमसीक्यू जैसा ही होता है जैसे लास्ट वाले मोड में आया था, फिर तो सर हमारा काम बहुत आसान हो गया। फिर तो ये फॉर्मेट सर कुछ याद करने की हमें जरूरत ही नहीं है, बस फॉर्मेट के अंदर जो हेडिंग्स आती हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, वो हमें सीखनी है। और एमसीक्यू एग्जाम में तो वही आपसे पूछ सकता है कि बताओ रेवेन्यू अकाउंट की इस हेडिंग के अंदर जो अमाउंट आएगी उसकी उसकी फिगर कितनी होगी। फिर तो बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हम अभी के लिए ऑनलाइन एग्जाम को भूल जाएं कि भाई एमसीक्यू मोड में एग्जाम नहीं हो रहा और ओल्ड फॉर्मेट में ही बेसिकली एग्जाम हो रहा है, तो बैंकिंग कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ये दिक्कत है कि आपको इन तीनों का फॉर्मेट याद करना पड़ता है। और इन तीन के अलावा जो नॉर्मल कंपनी के केस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, तो फॉर्मेट सर आपको याद रखना पड़ता है, और सबका फॉर्मेट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है या अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम कराते हैं और पुराने फॉर्मेट से कराते हैं, तो ये फॉर्मेट ही याद रखना सबसे बड़ी हेडेक है। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम एमसीक्यू मोड में ही होता है जैसे लास्ट एग्जाम हुआ था, फिर तो सर बहुत बहुत आसान हो जाता है। बस आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करनी आनी चाहिए, नथिंग एल्स। इतना लिखे पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हो जाए तो बताना। हो गया बच्चों।
चलो एज्यूम कि कर लिया आपने, ध्यान रखना है यहाँ से, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, रेवेन्यू अकाउंट जो मैंने ऊपर बताया और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैंने ऊपर बताया, ये बताने से पहले सरप्लस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सरप्लस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज एसेटिंग फॉर दिस ऑफ वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। तो रेवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताने से पहले भी हम इंश्योरेंस कंपनी का सरप्लस निकालते हैं, और सरप्लस निकालने के लिए सर हम क्या करते हैं, एक वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट सर आम बैलेंस शीट नहीं है, इसमें हम एसेट लायबिलिटी को शो नहीं करेंगे। ये वैल्यूएशन बैलेंस शीट डिफरेंट चीज है, और एग्जामिनेशन में इसका सेपरेट क्वेश्चन खुद 7 to 8 मार्क्स में आ सकता है, या 4 से 5 नंबर में पूछ सकता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको वैल्यूएशन बैलेंस शीट का ये जो फॉर्मेट है वो बताना है, इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन कराने मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट देखने के बाद हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो टॉपिक है वैल्यूएशन बैलेंस शीट। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट बनाने से पहले, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से पहले हम वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाते हैं। वैल्यूएशन बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, सरप्लस को फाइंड आउट करने के लिए। जब सरप्लस निकलेगा तभी हम रेवेन्यू अकाउंट बना सकते हैं, और तभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकते हैं। चलो वैल्यूएशन बैलेंस शीट क्या है, सुनेंगे ध्यान से। वैल्यूएशन बैलेंस शीट is prepared once in 2 years। पहली बात तो यह है सर, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो वैल्यूएशन बैलेंस शीट को हर 2 साल में बनाती है। हर 2 साल में क्यों बनाती है, ये जानने के लिए बनाती है कि कंपनी ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रखी है, कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रखी है, और मैंने बताया था कि भाई लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम डेफिनेटली अराइज होगा, या तो पर्सन की डेथ हो जाएगी या मैच्योरिटी पीरियड जो है सर वो अचीव आपका हो जाएगा, तो क्लेम तो पे करना ही करना है। तो इंश्योरेंस कंपनी हर 2 साल में एक असेसमेंट करती है, ये जानना चाहती है कि जो उसकी फ्यूचर इनकम्स होगी, किसके थ्रू सर, जो प्रीमियम मिलेगा नई पॉलिसी को सेल करने के बाद, या जो एग्जिस्टिंग जो हमारी क्या नाम है रनिंग पॉलिसी है, उनको रिन्यू करने पे जो प्रीमियम मिलेगा, मतलब फ्यूचर में जो भी प्रीमियम इनकम होगी, क्या वो प्रीमियम इनकम सफिशिएंट होगी क्लेम्स को रिपे करने के लिए, क्लेम्स की पेमेंट करने के लिए, राइट। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट में कंपनी एक असेसमेंट करती है कि फ्यूचर में जो पैसा आने वाला है, जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो होगा थ्रू प्रीमियम, क्या वो सफिशिएंट होगा फ्यूचर में जो क्लेम अराइज होंगे उसको पे करने के लिए, राइट। अगर फ्यूचर में जो प्रीमियम आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 50 लाख, ठीक है, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपने कैपिटल बजटिंग या टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिया है एफएम वाले चैप्टर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज इसमें दिक्कत होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को फ्यूचर में जो प्रीमियम आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम पे करेगी उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज थ्रू प्रीमियम ज़्यादा है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लोज ऑन क्लेम पेड कम है, तो इसका जो डिफरेंस होगा बेटा वो क्या बोला जाएगा, वो सरप्लस बोला जाएगा, राइट। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड वंस इन 2 years, हर 2 साल में एक बार बनाते हैं। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट सरप्लस जनरेटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ये इंश्योरेंस कंपनी
के ने जो सरप्लस जनरेट किया है उसे कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। फिर आप बोलोगे सर हर साल क्यों नहीं बनाते, 2 साल में एक बार क्यों बनाते हैं? बेटा क्योंकि आप जो फ्यूचर में प्रीमियम इनकम जो आपको होने वाली है, और फ्यूचर में आप जो क्लेम पे जो फ्यूचर में आप क्लेम पे करोगे उसका एक एस्टिमेट लगाते हो कि फ्यूचर में क्या प्रीमियम मिलेगा, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर में क्या क्लेम पे करना पड़ेगा, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इसका एक एस्टिमेट लगाते हो, और ये एस्टिमेट लगाने के लिए कुछ प्रोफेशनल लोगों का यूज किया जाता है, कुछ एक्सपर्ट लोगों का यूज किया जाता है, जिन्हें एक्चुअरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एक्चुअरीज। आपने सुना होगा एक सब्जेक्ट होता है एक्चुअल साइंस, तो एक्चुअल साइंस के जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उसको हम एक्चुअरीज बोलते हैं। तो एक्चुअरीज वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं सर, इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि भाई हम हाईली कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, और मैथमेटिक्स लगा के प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगा के, और बहुत सारे वेरिएबल लगा के हम ये आपको बताते हैं कि फ्यूचर में आपकी इतनी अर्निंग्स होगी और फ्यूचर में आपको इतना क्लेम पे करना पड़ेगा। तो सर ये जो कैलकुलेशन होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, जो एक्चुअलीज जैसे एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन एक अकाउंटेंट बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है, सी एफ सी एम एस सी एस बिल्कुल नहीं कर सकता सर, क्योंकि उसका जो प्रोफेशनल डोमेन है वो उससे ही बाहर होता है। अब आप बोलोगे सर पेपर में आएगा तो क्या होगा? पेपर में आएगा, बस हमें फिगर ऑलरेडी दी होगी, जो वैल्यूएशन जो फिगर होगी जो एक्चुअलीज ने निकाली है वो हमें पहले से दी होगी, हमें बस उसकी पोस्टिंग करनी है, उसको रिकॉर्ड करना है कि रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगा। वो अमाउंट निकली कैसे, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, नाम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अकाउंटेंट का डोमेन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है उस एक्चुअली से जो कि इस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को कर रहा है। हर 2 साल में इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपनी के फ्यूचर के बारे में ये एक्चुअलीज जो कह सकते हैं सर एजम्पशन लेते हैं, वो एजम्पशन शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होती, ठीक है। एक्चुअलीज फ्यूचर को डिस्काउंट करने के लिए, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो एजम्पशन लेते हैं वो शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होती, इसलिए 2 साल का पीरियड लिया जाता है कि हर 2 साल के बाद रीअसेसमेंट कराएंगे थ्रू एक्चुअलीज, और एक्चुअलीज हमें क्या नाम है बताएंगे कि फ्यूचर के बारे में वो क्या होल्ड करते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि कितना पैसा कंपनी के पास आने की पॉसिबिलिटी है और कितना क्लेम उन्हें पे करना पड़ेगा। राइट सर, आई होप ये बात समझ में हो गई कि वैल्यूएशन बैलेंस शीट हर 2 साल में एक बार ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसके लिए एक्चुअलीज की हेल्प लेते हैं, और एक्चुअलीज अपनी एजम्पशन शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं करते। Valuation balance sheet is prepared once in 2 years. It is prepared to calculate surplus generated by insurance company. इंश्योरेंस कंपनी ने जो सरप्लस जनरेट किया उसके लिए निकालते हैं। It is based on present value of present value of present value of future premium receivable। फ्यूचर में कितना प्रीमियम मिलेगा सर? जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उस पर कितना प्रीमियम मिलेगा, और भविष्य में कितनी नई पॉलिसी सेल होने के चांसेस हैं उस पर कितना प्रीमियम मिलेगा। तो सर इसके लिए प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ता है, एंड बेस्ड ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ क्लेम्स पेड, ठीक है। सॉरी, इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट रिसीवेबल एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर क्लेम्स पेड। फ्यूचर में जो क्लेम पे करेंगे उसकी आज का प्रेजेंट वैल्यू है, और फ्यूचर में क्या प्रीमियम मिलेगा उसकी आज क्या प्रेजेंट वैल्यू, ये आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है। इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रोसेस। इसे कौन परफॉर्म करता है सर? परफॉर्म करते हैं एक्सपर्ट्स, जिसको बोलते हैं एक्चुअरीज। हाईली कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय एक्चुअरीज, ठीक है सर। तो हमें एक्चुअलीज की जो वो कैलकुलेशन है वो हमने नहीं सीखनी है, बस हमें फिगर दी होगी और फिगर को बस हमने क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। इतना लिखेंगे, जब हो जाएगा तो बताएंगे, और फिर मैं वैल्यूएशन बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बताऊंगा।
चलो, तो अब यहाँ से देखने बेटा फॉर्मेट ऑफ वैल्यूएशन बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, बैलेंस शीट में वैसे तो आप हेडिंग क्या बनाते हैं, लाइबिलिटी एंड असेट्स ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा सर। बोलते बैलेंस शीट है, बस उस बैलेंस शीट से लिंक मत करना। वैल्यूएशन बैलेंस शीट हर 2 साल में एक बार, तो इसमें 2 साल के एंड की डेट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जी हाँ पर्टिकुलर्स लिखना है, लाइबिलिटी नहीं लिखना है। यहाँ पर अमाउंट, और फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, और फिर यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से डेबिट क्रेडिट आप यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, कि लाइफ इंश्योरेंस फंड में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड। ठीक है, बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड, कंपनी के पास कितना पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मतलब पिछली बार जो सरप्लस निकाला था, है ना, जैसे हर 2 साल में एक बार निकाल रहे हैं, तो लास्ट 2 साल पहले जब निकाला था तब बेसिकली कितना सरप्लस आया था, उसमें से कितना हमने कैसे कैसे यूटिलाइज किया और कितना अभी भी पड़ा हुआ है। पहले ये सर यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ, बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टू नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन। एक्चुअल की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से कितनी लाइबिलिटी अराइज होगी। ये डिफरेंस होती है किसका सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लेम्स, फ्यूचर में क्या क्लेम आपको पे करना पड़ेगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम, फ्यूचर में क्या आपको प्रीमियम मिलेगा। ठीक है सर, ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन होगी बेटा, ये गिवन होगी एज इट इज, जो दे रखी है वो आपको लिख देनी है। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपने क्रेडिट साइड में डालना है ओपनिंग बैलेंस, और डेबिट साइड में आपने क्या डाल देना है सर, नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुअल बैलेंस, नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन, ये आपको डाल देना है। उसके बाद बेटा जो डिफरेंस आएगा ये हमारे पास सरप्लस आएगा। ठीक है सर, जो डिफरेंस आएगा बेटा ये हमारा सरप्लस आएगा। सिंपल से बिल्कुल फॉर्मेट है, तो कोई बड़ा फॉर्मेट तो है नहीं, 3 आइटम है इसके अंदर बस। सबसे पहले क्रेडिट साइड में डाल देना है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर नेट लायबिलिटी एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन, एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन ये आपको गिवन होगा। फिर यहाँ से निकाल देना है डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आपका बन जाएगा सरप्लस। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मेट, राइट। 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि अगर ओपनिंग बैलेंस इतना है और नेट लायबिलिटी एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन इतना है, तो बताओ सरप्लस कितना होगा। तो फिर सर वो हमारे पास आ जाएगा। इतना लिखे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके जी, चलो ये आपने बेटा, हमने पहले सरप्लस निकाल दिया, इसके बाद क्या होगा। सर एक मिनट, सर फॉर्मूला दिखा दीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। डन सर। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलो, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस, नेक्स्ट स्टेप is to calculate net profit net profit for the intervaluation period,
फॉर द इंटरवैल्यूएशन पीरियड। मेरा मतलब ये है कहने का कि जब हम सरप्लस निकाल लेते हैं वैल्यूएशन बैलेंस शीट से, तो सरप्लस निकालने के बाद इन 2 साल में कितना नेट नेट प्रॉफिट हुआ उसको निकाला जाता है। तो सरप्लस अलग चीज़ है बेटा और नेट प्रॉफिट अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से सरप्लस अलग चीज़ है और जो नेट प्रॉफिट है सर वो क्या है, अलग चीज़ है। सरप्लस किसको बोलते हैं नॉर्मली? सपोज आपने 50 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया, 10 लाख उसमें से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, 10 लाख का सर आपने डिविडेंड दे दिया, उसके बाद सर 30 लाख बच गया। तो सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद, प्रॉफिट के सारे अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको हम सरप्लस बोलते हैं, है ना। तो सरप्लस तो फाइनल फिगर थी जो अप्रोप्रिएट होने के बाद बची है। नेट प्रॉफिट कितना था वो आपको निकालना है। तो इसके बाद दूसरा बनता है स्टेटमेंट, जिसमें हम लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग द नेट प्रॉफिट फॉर द इंटरवैल्यूएशन पीरियड। वैल्यूएशन बैलेंस शीट से सरप्लस निकालेंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो मुझे बताइए नॉर्मली किसकी फिगर बड़ी होगी? सरप्लस की फिगर बड़ी होनी चाहिए या नेट प्रॉफिट की फिगर बड़ी बड़ी होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, नॉर्मली क्या होगा? नेट प्रॉफिट का बड़ा होगा। हाँ, नेट प्रॉफिट बड़ा होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, डिविडेंड देने के बाद, टैक्स देने के बाद अल्टीमेटली जो बचेगा सर उसको सरप्लस बोलेंगे। तो सरप्लस तो प्रॉफिट का बंटवारा होने के बाद बचता है। तो कैसे करेंगे सर? देखो, इसमें पहले लिखेंगे हम सरप्लस फ्रॉम वैल्यूएशन बैलेंस शीट। वैल्यूएशन बैलेंस शीट से जो सरप्लस आया पहले वो यहाँ पे ले लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे इसमें कुछ। क्या क्या होगा सर एडजस्टमेंट में? पहला पॉइंट इसमें ऐड करेंगे हम इन इन इंटरिम बोनस। इंटरिम बोनस क्या है? इन 2 साल में कंपनी ने कुछ डिविडेंड पे किया था। वैल्यूएशन बैलेंस शीट का पीरियड खत्म होने से पहले, 2 साल खत्म होने से पहले कंपनी कुछ बोनस ऑलरेडी पे कर देती है। ये कंप्लीट बोनस नहीं होता, कंप्लीट बोनस का, फाइनल बोनस का एक पार्ट होता है। तो वो जो इंटरिम बोनस कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है, जो प्रॉफिट में से ही दिया होगा, उसको वापस हम यहाँ पे एड बैक कर रहे हैं। क्योंकि रीजन क्या है सर? रीजन क्या है कि हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लेस करेंगे सर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी रिटर्न ऑफ। कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, उसमें लॉस हो गया, उसको राइट ऑफ करना बाकी है। जो पहले नहीं किया था हमने उसको अब यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, टैक्स प्रोविजन भी लेस नहीं किया था बेटा, तो वो यहाँ पे लेस कर देंगे। जरूरी नहीं है कि ABC ये तीनों पॉइंट आपको दिए होंगे, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में केवल आपको एक ही पॉइंट दिया जाएगा, इसका A वाला, बस ये दिया होगा। ये B और C तो बहुत कम केस में आपको दिए होते हैं, अगर दिया है तो कर देना है, अदरवाइज नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनकी जो फिगर होगी, इसका नेट फिगर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टोटल सरप्लस आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास टोटल सरप्लस आएगा, मतलब A प्लस B की अमाउंट ऐड करने के बाद। ठीक है, एज्यूमिंग दैट की ये जो फिगर आ रही है ये फिगर आती है पॉजिटिव। ठीक है, ये करने के बाद फिर हम इसमें लेस करते हैं सरप्लस इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, सरप्लस इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरवैल्यूएशन पीरियड। ठीक है, मतलब पिछली बार जब हमने वैल्यूएशन करी थी तो क्या सरप्लस आया था, राइट। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस फंड में, जो लाइफ इंश्योरेंस फंड हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पर सर टोटल सरप्लस होता है, यहाँ पर पिछले साल का टोटल एक्यूमुलेटेड सरप्लस होता है। हमें ये जानना होता है सर इन 2 साल में कितना सरप्लस हमने कमाया। तो जो टोटल सरप्लस का बैलेंस है उसमें से जो ओपनिंग बैलेंस है सरप्लस का वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ये लेस करने के बाद जो बचेगा पॉइंट नंबर E, ये आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर इंटरवैल्यूएशन पीरियड।
नेट प्रॉफिट फॉर इंटरवैल्यूएशन पीरियड, सी माइनस डी, इसको लिखें। तो ये हमने नेट प्रॉफिट की करी है कैलकुलेशन। पहले वैल्यूएशन बैलेंस शीट से सरप्लस लिया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करी। मेन ध्यान रखना है कि जो इंटरिम बोनस दिया होगा वो प्लस कर देना है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा माइनस कर देना है, और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा हो तो माइनस कर देना है। उसके बाद आएगा आपका टोटल सरप्लस, ए प्लस बी को ऐड करने के बाद उसमें से सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आप माइनस कर देंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई कोई बात नहीं। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सर वो माइनस कर देंगे। ये माइनस करने के बाद जो बचेगा ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा लास्ट दो साल का, जिसको हम इंटर वैल्यूएशन पीरियड बोलते हैं। इसको लिखें, जब हो जाएगा तो बताना। डन सर। चलिए, अब यहाँ से हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा सर? पहले बनाई वैल्यूएशन बैलेंस शीट, दूसरे स्टेप में हमने बनाया इंटर वैल्यूएशन पीरियड का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाला। अब यहाँ से जो अगला काम होगा बेटा, ठीक है, अगला जो काम होगा वो होगा इस सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सरप्लस, जो टोटल सरप्लस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक है सर। तो होता क्या है सर, जो एक सेक्शन 28 है ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956, ठीक है। ये सेक्शन क्या बोलता है कि भाई जो टोटल सरप्लस होगा उसका 95% जो होगा, उसका जो 95% होगा वो सर पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है सर, इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट होगा, जो सरप्लस आएगा उसका 95% तो पॉलिसी होल्डर को क्या नाम है दिया जाएगा, और बाकी का बेटा जो 5% है ना, ये शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और 5% भी बेटा कई थाउजेंड ऑफ रुपीस होते हैं, कई थाउजेंड करोड़ ऑफ रुपीस होते हैं। तो जो टोटल सरप्लस आएगा उसका 95% देना है पॉलिसी होल्डर को, राइट सर, और बाकी जो 5% है सर वो शेयर होल्डर को देना है। तो 95% कैसे देंगे? बाय वे ऑफ बोनस देंगे। अब चाहे आप कैश में बोनस दो, चाहे आप फ्यूचर प्रीमियम को रिड्यूस कर दो, या मैच्योरिटी वाला बोनस दे दो, लेकिन जो भी सरप्लस होगा उसका 95% पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा, और बाकी का जो 5% है सर वो शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। ये कंपलसरी है, बाय लॉ है। तो अगला काम क्या होगा यहाँ से कि हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हमें सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, ठीक है। जिसमें क्या करेंगे सर, सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। कैसे बनेगा सर ये फॉर्मेट? पहले ये लिख लो और फिर इसका जो फॉर्मेट है उस पर आते हैं। जब ये हो जाए बेटा बताना। चलिए, बेस्ट डन, देखना ध्यान से। अब यहाँ से बनेगा बेटा आपका स्टेटमेंट शोइंग
statement showing distribution of surplus. Statement showing distribution of surplus. Particulars amount. तो बेटा इसमें पहले आप क्या लोगे, पहले रस्म लोगे, फर्स्ट पॉइंट, माइक बेटा ऑफ कर लेना अपना। टोटल सरप्लस हमने जो निकाला, ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट जो था हमारा, कौन सा वाला, ये वाला सी वाला है ना, ये सी वाला पॉइंट यहाँ पे ले लेना, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है, या चलो मैं यहाँ पर कुछ सिंबल बना देता हूँ, स्टार, ये मैंने स्टार बना दिया यहाँ पर। ये वाला अमाउंट बेटा यहाँ पे लेना है, जो आपने पिछले फॉर्मेट में ये बनाया था वो आपने यहाँ पे लेना है। इसमें से कुछ सरप्लस आप अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हो, मतलब वो अमाउंट जो अभी आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो रिजर्व में, उसको अभी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो सरप्लस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, जो सरप्लस कैरी फॉरवर्ड करोगे वो आपने क्या कर देना है सर, माइनस कर देना, ठीक है। माइनस करने के बाद जो बचेगा ये वो सरप्लस है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो इसको बोलेंगे सरप्लस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सरप्लस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया। ये अमाउंट आने के बाद अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले निकालोगे शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स है उनका हिस्सा निकालोगे, और वो कितना होगा सर, वो ये जो आपने ऊपर अमाउंट निकाली, जिसको मान लीजिए मैं सपोज पी कह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं पी का नाम दे रहा हूँ, इस अमाउंट का सर आप 5% निकाल दोगे, ठीक है, इस अमाउंट का 5% निकाल दोगे तो ये आ जाएगा शेयर ऑफ शेयर होल्डर, ये हिस्सा आएगा शेयर होल्डर्स का, राइट सर। इसके बाद अगला पॉइंट सर ई, फिर लिखोगे शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये आप निकालोगे शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर। ये जो अमाउंट होगा बेटा ये पी का 95% होगा, ठीक है, मैंने अभी बताया जितना सरप्लस होता है उसका 95% पॉलिसी होल्डर को, 5% किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को। तो पहले जो अमाउंट आई उसका 5% निकाला, वो ऊपर लिख दिया, और जो 95% आया वो होगा पॉलिसी होल्डर का। इसमें से लेस कर देंगे जो बोनस हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसको बोला गया था इंटरिम बोनस, तो लेस कर रहे हैं यहाँ पर हम, लेस इंटरिम बोनस, ये वही इंटरिम बोनस है जो आपने यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है, जो इंटरिम बोनस यहाँ पर ऐड किया था आपने, क्योंकि आप सरप्लस निकाल रहे थे तो यहाँ पर बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और यही इंटरिम बोनस आपने जो ऊपर ऐड किया था वो आपने यहाँ पर क्या कर देना, लेस करनी है। इसके बाद जो बचेगा ये वो अमाउंट होगी जो अभी पॉलिसी होल्डर को पे करनी है, तो लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर्स। सर हाँ जी, शेयर ऑफ शेयर होल्डर को तो 5% है ना। हाँ तो उसको तो 5 दे दिया हमने, खत्म हो गया वो, अच्छा पॉलिसी होल्डर, हाँ ठीक ये ठीक 5 हो गया, और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका 95% है, ठीक ठीक। 95% में से जो बोनस ऑलरेडी पे कर दिया उसको हमने माइनस करना पड़ेगा। इसे करेंगे पहले, इस पे क्वेश्चन कराता हूँ बेसिक, और फिर इसमें जनरल एंट्री भी आपको बताऊंगा। इसे करें, जब हो जाए तो बताना, एक क्वेश्चन कराना है इस पे।
डन सर। चलिए लेट अस टेक वन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ये पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले पेज एक्सटेंड कर देता हूँ। चलिए लेट अस टेक वन क्वेश्चन, एग्जांपल लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में कहता है एक्स एश्योरेंस कंपनी provides you the following information. Provides you the following information. कहता है the balance in life assurance fund on 31/3/2002 was rupees 54 lakh, 54 लाख का बैलेंस था। कहता है नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन was रुपीज 40 लाख। ये आपको दे रखा है। The surplus brought forward from previous valuation was rupees 4 lakh। ठीक है, पिछली बार जो वैल्यूएशन करी थी वहां से 4 लाख का हमारे पास सरप्लस आया था। इंटरिम बोनस पेड, इंटरिम बोनस जो पे कर चुके हैं ऑलरेडी वो 2 लाख का है। आगे क्वेश्चन में कहता है इन्वेस्टमेंट to be written down by rupees 50,000। ठीक है, 50,000 से हमें इन्वेस्टमेंट को कम करनी है। आगे क्वेश्चन में कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड, एट रुपीज 1 लाख, 1 लाख का आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है। द डायरेक्टर्स proposed to carry forward surplus rupees 3,50,000, 3,50,000 का सरप्लस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं ये, है ना। इतना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद कहता है द कंपनी declared a reversionary bonus at rupees 12 per rupees 1,000 and gives policyholders the option। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ हो सकता है यही क्वेश्चन सीधा आपका आ जाए। वैल्यूएशन बैलेंस शीट में ये एक ही क्वेश्चन काफी है। ठीक है, जो एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में होगी उससे ज्यादा एडजस्टमेंट किसी क्वेश्चन में नहीं है। ये क्वेश्चन करने के बाद सीएमए के मॉड्यूल में
आपके जितने भी क्वेश्चन है वैल्यूएशन बैलेंस शीट पे, वो सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे। इसलिए ये क्वेश्चन पूरा पूरा नोट कर लेना, है ना। एंड गिव पॉलिसी होल्डर द ऑप्शन टू गेट बोनस इन कैश। ऑप्शन दिया कि या तो सर मैच्योरिटी पे आप 12 रुपये का बोनस ले लेना ऑन एवरी रुपीज 1,000, या सर अभी कैश में बोनस ले लो, अभी कैश में बोनस ले लो। कितना सर? एट ₹5 पर ₹1,000। आगे क्वेश्चन में कहता है द टोटल बिजनेस conducted by the company was ₹9 करोड़। जो पॉलिसी सेल करी है बेटा कुल मिला के वो 9 करोड़ की पॉलिसी कंपनी ने सेल करी है। द टोटल बिजनेस कंडक्टेड बाय द कंपनी वाज ₹9 करोड़। और कहता है 1/3 ऑफ द पॉलिसी होल्डर, 1/3 ऑफ द पॉलिसी होल्डर टुक ऑप्शन ऑफ कैश बोनस। जितने पॉलिसी होल्डर थे उसमें से क्या हुआ सर, 1/3 ने कैश बोनस का ऑप्शन ले लिया। ओके, क्वेश्चन में क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? प्रिपेयर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, calculate net profit for intervaluation period, तीसरा पॉइंट कहता है कि आपको स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, और जनरल एंट्री भी आपसे पूछ रहे हैं। ऑल्दो मैंने जनरल एंट्री बताई नहीं आपको, और इसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी समझा दूंगा। ये लिखे पहले, जब क्वेश्चन हो जाए तो बताना। ये एक अकेला क्वेश्चन है और वैल्यूएशन बैलेंस शीट का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सर जी पॉइंट से दिखाना, जी पॉइंट से शो नहीं हो रहा कितने वाला। सर बी नंबर में क्या कैलकुलेट करना है? किसमें? बी में? बी नंबर में बी में कहता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर द इंटरवैल्यूएशन पीरियड। नेट प्रॉफिट निकालना है इंटरवैल्यूएशन पीरियड का। मतलब जो 3 स्टेप हमने ऊपर करे हैं, वैल्यूएशन बैलेंस शीट, उसके बाद नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन और फिर सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों स्टेप करके दिखाने। और चौथी एंट्री में आपको, चौथे केस में आपको जनरल एंट्री करनी है। सर ये जी पॉइंट पढ़ के बताना। जी पॉइंट में कहता है द डायरेक्टर्स प्रपोज्ड टू कैरी फॉरवर्ड सरप्लस ऑफ ₹3,50,000। जी पॉइंट में कहता है द डायरेक्टर्स प्रपोज्ड टू कैरी फॉरवर्ड सरप्लस ऑफ ₹3,50,000। और एच पॉइंट में कहता है द कंपनी डिक्लेयर्ड अ रिवर्जरी बोनस। ठीक है, रिवर्जल बोनस है 12 रुपये पर ₹1,000 का। मतलब ऑप्शन दिया है कि अगर आपको बोनस चाहिए तो या तो मैच्योरिटी पे ले लेना और हम 1,000 रुपये पे 12 रुपये का बोनस देंगे, या आप अभी कैश में बोनस ले लो। और अभी कैश में बोनस लेते हो तो 1,000 रुपये पे 5 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। तो या तो अभी बोनस लो 5 रुपये के हिसाब से, या फ्यूचर में बोनस ले लेना 12 के हिसाब से। इतना देखो पहले, फिर हम करते हैं।
हो गया बेटा ये वाला पार्ट। पार्ट नंबर एच हो गया। द कंपनी डिक्लेयर्ड अ रिवाइजरी बोनस एट ₹12 per 1000 एंड गिव्स पॉलिसी होल्डर द ऑप्शन टू गेट बोनस इन कैश। यस सर, हो गया ऊपर। या ₹5 पर 1000 का बोनस अभी ले लें। और द टोटल बिजनेस कंडक्टेड बाय द कंपनी वाज ₹9 करोड़। कुल मिला के कंपनी ने 9 करोड़ का बिजनेस किया है। जल्दी करो बेटा क्वेश्चन। हो गया। यस सर, हो गया। चलिए अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बनाएंगे अब हम वैल्यूएशन बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट आपको अपनी बुक में देखना है। तो पहला आया आपका वैल्यूएशन बैलेंस शीट। ये स्टार्ट हो गया यहाँ से आंसर। डेट डाल देंगे एज एट 31/3/2002, जो भी डेट थी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आ जाएगा इसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे लाइफ एश्योरेंस फंड एज पर बैलेंस शीट। मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पर। कितना दिया है बेटा इसका ओपनिंग बैलेंस? हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो बैलेंस है लाइफ इंश्योरेंस फंड में वो 54 लाख है ना। पॉइंट नंबर ए में बोला हुआ था 54 लाख का बैलेंस। तो यहाँ बेटा 54 लाख आ गया। उसके बाद नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन। एक्चुअल की वैल्यूएशन से हम नेट लाइबिलिटी निकाल लेंगे। ये भी हमें गिवन है। और क्वेश्चन में कहा था कि जो नेट लाइबिलिटी है पॉइंट नंबर बी में, एज यू कैन सी 40 लाख की है। ठीक है, 40 लाख की लाइबिलिटी आपको दे रखी है। तो ये 54 लाख है और ये 40 लाख है। 54 में से 40 लेस करने के बाद कितना बचा बेटा? 14 लाख। ये 14 लाख आया आपका बैलेंसिंग फिगर। 14 लाख का आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया पहले बच्चों, ये सरप्लस है। तो पहला काम तो सर बिल्कुल आसान हो गया कि आपने सरप्लस निकाला, और सरप्लस बिल्कुल ऐसे ही बड़े प्यार से निकल जाता है। 54 लाख में से माइनस किया 40 लाख और 14 लाख का सरप्लस हमारे पास आ गया। इसके बाद अगला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर इंटर वैल्यूएशन पीरियड।
इंटरवैल्यूएशन पीरियड के लिए अब हम नेट प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। ये था हमारा दूसरा फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, राइट। इसमें क्या होगा सर, इसमें पहले लिखेंगे हम सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। वैल्यूएशन बैलेंस शीट से कितना सरप्लस आया, तो ये हमने यहाँ निकाला है बेटा 14 लाख का। ये 14 लाख यहाँ लिख देंगे। बी में लिखेंगे बेटा एडजस्टमेंट्स, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो पहला पार्ट है इंटरिम बोनस का, जो कि हमें ऐड करना है सर, ऐड करना है इंटरिम बोनस। तो बताइए क्या इंटरिम बोनस है हमारे पास क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर डी में कहता है इंटरिम बोनस 2 लाख रुपए का है, तो 2 लाख रुपए का इंटरिम बोनस डाल दो यहाँ पर। बी करोगे सर, जो आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ, अगर दे रखा है तो लिखना है। दिया हुआ है क्या लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ दिया हुआ है, चेक करो दिया है या नहीं, दिया है तो ठीक है वरना छोड़ देंगे। हाँ जी, पॉइंट नंबर ई बोलता है, पॉइंट नंबर ई कि इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ है आपका 50,000 का। ठीक है, तो सर ये हो गया हमारा 50,000 का। लेस करेंगे बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, चेक करो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड 1 लाख सर। पॉइंट नंबर एफ कहता है कि प्रोविजन आपको लेस करना है 1 लाख का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख का है। ये लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट होगी 50,000 की। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल सरप्लस आफ्टर टैक्सेशन, या बोल सकते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। टोटल सरप्लस आफ्टर टैक्सेशन या आफ्टर एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो। ये हो गया 14,50,000। इसमें से लेस करोगे सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड, दैट इज ओपनिंग बैलेंस और सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस और सरप्लस। अब सरप्लस का बेटा ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये आया था 14,50,000 और सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस आपको, ठीक है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड किया था प्रीवियस वैल्यूएशन से। सी में पॉइंट नंबर सी बेटा, पॉइंट नंबर सी में 4 लाख का अमाउंट। तो 4 लाख का अमाउंट दे रखा है आपको, ये 4 लाख यहाँ ले लेंगे। चलो जी, ये करने के बाद अब जो आया ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट फॉर इंटरवैल्यूएशन पीरियड। इंटरवैल्यूएशन पीरियड का ये नेट प्रॉफिट आ गया, तो ये हो गया 10,50,000। इसको लिखो पहले, फिर जब ये हो जाएगा तो अगले मुद्दे की ओर बढ़ेंगे जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। सर दोनों के हेडिंग दिखाना। वैल्यूएशन बैलेंस शीट है पहला वाला पार्ट, और दूसरा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर इंटरवैल्यूएशन पीरियड। इसे करें, जब हो जाए तो बताना।
डन सर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास अगले मुद्दे पे आएंगे। अगले स्टेप में लिखेंगे हम स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और टोटल सरप्लस। अब सर जो वो 95% 5% जो बताया था वो काम करने जा रहे हैं। पहले ये देखेंगे हमारे पास सरप्लस कितना अवेलेबल है। तो पहले सरप्लस आफ्टर टैक्सेशन कितना था बेटा, बताइए। टोटल सरप्लस आफ्टर टैक्सेशन, तो सरप्लस जो हमारा था ये वाला बेटा आफ्टर टैक्सेशन, ये 14,50,000 था। ठीक है, 14,50,000 ये लेंगे, 14,50,000 इसमें से लेस करेंगे सरप्लस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। जो सरप्लस सर आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, कितना करना है सर? क्वेश्चन में बोला था कि डायरेक्टर्स ने कुछ प्रपोज किया है। पॉइंट नंबर जी, कहते डायरेक्टर्स ने 3.5 लाख का सरप्लस आगे प्रपोज आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोला है। मतलब 14,50,000 में से 3,50,000 वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सरप्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। तो सरप्लस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो 14,50,000 में से 350 माइनस कर दो, तो ये हो गया 11 लाख। उसके बाद शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो 11 लाख का 5% कितना आएगा सर? 55,000। 55,000। चलो जी, उसके बाद शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये आएगा 11 लाख का 95%, तो 10,45,000 लेस कर देंगे इसमें से इंटरिम बोनस। कितना बोनस ऑलरेडी पे कर चुके हैं? कितना था बेटा? आओ वापस आओ क्वेश्चन पे। 2 लाख। इंटरिम बोनस 2 लाख कौन से पॉइंट में दिया है? डी में। ओ, डी में। डी। तो 2 लाख का हमारे पास इंश्योरेंस इंटरिम बोनस है, ये लेस कर देंगे। ये करने के बाद अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर, अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर्स, तो ये हो जाएगा 8,45,000। तो इतना अमाउंट पॉलिसी होल्डर को और देना है। ठीक है, इतना लिखे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हमने फॉर्मेट सीखे थे, उसके हिसाब से बना दिए। अब जनरल एंट्री करने को बोले, वो भी हम बता देते हैं। जब हो जाए तो बताना। ठीक है जी, आई गेस से हो चुका है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सिखा रहा हूँ आपको मैं जनरल एंट्रीज।
जनरल एंट्री किसकी चीज़ की बनेगी, और उससे पहले बोनस भी बेटा आपको निकालना है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट बोल दिया था कि कंपनी ने ऑप्शन दिया था कि अगर रिवर्जरी बोनस लेना है तो 12 रुपये ले लो ऑन एवरी रुपीज़ 1000, और अगर कैश बोनस लेना है तो 5 रुपये ले लो ऑन एवरी रुपीज़ 1000, राइट। तो यहाँ से अगला पॉइंट कर रहा हूँ पहले मैं, कैलकुलेशन ऑफ बोनस। बोनस भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले बेटा कैश बोनस, देखो कैसे निकालेंगे। 9 करोड़ रुपए की पॉलिसी सेल करिए टोटल, 9 करोड़ कैसे लिखते हैं बेटा, 7 7 जीरो आ जाएंगे। कितना बोनस देना है, 5 रुपया देना है ऑन एवरी रुपीज़ 1000, और कितने लोगों ने ये ऑप्शन लिया है बेटा, 1/3 पॉलिसी होल्डर ने, 1/3 पॉलिसी होल्डर ने ये ऑप्शन लिया है, ठीक है। 9 करोड़ का 5/1000, 5/1000 क्यों निकाला, क्योंकि हर 1000 रुपये पे 5 रुपये का बोनस देना है। इस हिसाब से 9 करोड़ रुपए की अमाउंट पे कितना बोनस दिया जाएगा, इंटू 1/3। तो 9 करोड़ का पहले 1/3 निकालो, ये हो जाएगा 3 करोड़, और 3 करोड़ का 5/1000 निकालो। मुझे बताओ कितना आ रहा है अमाउंट। 9 करोड़ का 1/3, ये हो जाएगा आपका 3 करोड़, और 3 करोड़ का 5/1000, 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो 1,50,000 का आपका कैश बोनस आ गया। दूसरा आप यहाँ से निकालोगे सर, रिवर्जनरी बोनस जो मैच्योरिटी पे दिया जाएगा, ये भी ऐसे निकालोगे। 9 करोड़ की पॉलिसी, 9 करोड़ का बिजनेस है टोटल, कितना देना है ये, 12 रुपये ऑन एवरी 1000। अगर 1/3 ने कैश बोनस लिया है तो बाकी के जो 2/3 होंगे उन्होंने रिवर्जन बोनस लिया होगा, ठीक है। 1/3 अगर कैश बोनस ले रहे हैं तो बाकी लोग मैच्योरिटी पे बोनस लेंगे। तो 9 करोड़ का 12/1000 इंटू 2/3, 7,20,000। 7,20,000, ठीक है, 7,20,000, ये हमने बोनस भी निकाल लिया। अब इसके बाद जनरल एंट्री करेंगे। इतना लिखो पहले। डन सर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से जनरल एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री होगी हमारे पास, जो हमारे पास सरप्लस होगा सर उसको हम ट्रांसफर करते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ surplus from valuation balance sheet to life assurance, surplus of for transfer of surplus balance sheet from transfer of surplus from valuation balance sheet, that is life assurance fund में जो गया था हमारा, to profit and loss account। लाइफ इंश्योरेंस फंड में जो सरप्लस गया है उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो सरप्लस लाइफ इंश्योरेंस फंड में गया है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ वैल्यूएशन बैलेंस शीट से सरप्लस कितना आया था, अपनी कॉपी में देखो। सरप्लस कितना आया था फ्रॉम वैल्यूएशन बैलेंस शीट, 14 लाख। 14 लाख था पक्का, हाँ 14 लाख सर। तो ये 14 लाख हम पहले यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं।
उसके बाद सर नॉर्मल एंट्री फॉर लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जो लॉस आपने राइट ऑफ किया था उसकी एंट्री बनेगी। लॉस के केस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। पहली एंट्री ये बनी हमने, इसकी एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। या अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन हो रहा है, अगर क्वेश्चन कहता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन हो रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इसको सेट ऑफ करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर मेंटेन हो रखा है तो वहां से सेट ऑफ होगा। तो ये होगा 50,000 और यहाँ भी इन दोनों में से एक लिखना है। कुछ ना बोला हो तो भी आप इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों में से एक लिख सकते हो। ये एंट्री होगी। तीसरी एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। बताओ बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया था क्वेश्चन में? 1 लाख है शायद। 1 लाख। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये बना दिया हमने 1 लाख का, राइट। उसके बाद जो प्रॉफिट हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, जो सरप्लस हमने कैरी फॉरवर्ड किया था आगे के लिए, फॉर सरप्लस कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वैल्यूएशन पीरियड। कितना बेटा किया हमने ट्रांसफर, कितना प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड किया था? 4 लाख। 4 लाख किया था। नहीं, ये 4 लाख तो हम ओपनिंग बैलेंस लाए थे, 4 लाख तो हम लाए थे प्रीवियस वैल्यूएशन से, और 350 बेटा, ठीक है। ये 3,50,000 वाला पोर्शन, इसकी बात हो रही है वाला। ये 3,50,000 हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। ये 3,50,000, 1 मिनट थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया। इसके बाद ठीक है बेटा 3,50,000 ये आपने लिख लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया। ये 350 जो कैरी फॉरवर्ड करना है, 4 लाख तो हम पिछली वैल्यूएशन से लाए थे, 350 वो है जो हमें अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। तो फॉर ये भी जहाँ से मिट गया थोड़ा सा, तो लिखना पड़ेगा। फॉर सरप्लस टू बी कैरी फॉरवर्ड, सरप्लस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वैल्यूएशन पीरियड, जो अब आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो 3,50,000 है। तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये है 3,50,000, ठीक है। ये 350 वो है जो हमने अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना है, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ था कौन से पॉइंट में, ये वाला पॉइंट नंबर जी में सब है ना। ये तो सब 4 लाख तो बेटा कौन सा वाला है, पुराना वाला है, जो पिछले पीरियड से हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। ये फ्रेश है जो अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इसकी एंट्री बनाई है हमने, राइट। उसके बाद सर बोनस की एंट्री होगी और कैश बोनस। कैश बोनस कितना निकला है बताओ अमाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल इन कैश, कितना है कैश बोनस बेटे? कितना था? 1,20,000। कैश नहीं, बोनस 1,50,000। 1,50,000। 1,50,000। देख लेते हैं। कैश बोनस निकला है 1,50,000, राइट। तो ये हो गया 1,50,000। और उसके बाद सर
रिवर्जन बोनस के लिए, रिवर्जन बोनस अभी पे नहीं करना होता, वो मैच्योरिटी में पे होता है। तो ये बोनस दोबारा से लाइफ इंश्योरेंस फंड में ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ पे पड़ा रहता है क्योंकि अभी पे करने की जरूरत नहीं है, ये मैच्योरिटी में पे किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ एश्योरेंस फंड, ये कितना आया था? ये आया है 7,20,000। तो 7,20,000 और 7,20,000, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी जनरल एंट्री। अब वैल्यूएशन बैलेंस शीट के जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल में सारे आपको करने हैं, और वो सारे क्वेश्चन इसी लेवल के होंगे या इससे थोड़ा लाइट होंगे, एकदम हल्के होंगे इससे। जब हो जाए तो बेटा बताना। हो गया बेटा? नो सर। ठीक है, लिखो। तो बेटा जनरल एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं कि एक्सपेंस के केस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो ये हम डेबिट ही कर रहे हैं। जब हम क्या नाम है इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ कर रहे हैं या प्रोविजन फॉर टैक्स बना रहे हैं, और जब रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होता है। कैश बोनस के लिए सर ये हमने यहाँ पर बोनस पेबल कैश के नाम से एक लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर दी है, और जब बोनस कैश में पे कर देंगे, जब 5वीं एंट्री में जो बोनस हमने 1.5 लाख का लिखा है ये कैश में पे कर देते हैं, तो अगली एंट्री बनती है बोनस पेबल इन कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, लाइबिलिटी को खत्म कर देते हैं। पर वो एंट्री करके दिखानी नहीं है आपको। और रिवर्जनी बोनस तो ऐसा बोनस है जो मैच्योरिटी में दिया जाएगा, तो अभी उसके लिए कुछ कैश पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस फंड में पड़ा रहता है। सर ये जनरल एंट्री 2 बताना। कौन सी एंट्री? सेकंड। 2 हाँ, सेकंड एंट्री में क्या था, 50,000 की इन्वेस्टमेंट हमने राइट ऑफ करी है। इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ करेंगे तो पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो डेबिट हमने करना ही करना है। क्रेडिट साइड में या तो लिखना है टू इन इन्वेस्टमेंट, या लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब क्वेश्चन में बोल दे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन हो रखा है, तो क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। अगर क्वेश्चन कहता है कंपनी डज नॉट मेंटेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से एंट्री बनेगी। जहां क्वेश्चन साइलेंट हो वहां पर आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से एंट्री बनाएं। ओके सर, डन। ठीक है, तो अभी इतना ही बेटा, और नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी होगी। गुड बाय सर क्वेश्चंस बता दो। मॉड्यूल वाले क्वेश्चन कर लेना, बाकी अभी आपका जो ग्रुप है मैं ग्रुप में क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। ओके सर। ओके बाय। ओके सर, बाय। गुड नाइट।